पुलिस वालों ने फिर से पूछा तो ज़ेगमेजू ने हल्का सा घबरा कर कहा, मुझे ठीक से याद नहीं, उस वक्त हालात बहुत गड़बड़ थे। वो झूठ बोल रही थी। असल में उसे साफ याद था कि पहले किसने किया था। सबसे पहले उसी ने वू शिमेई को धक्का दिया था। वू शिमेई ने भी उस वक्त सोचा था कि शायद सबसे पहले उसी ने हाथ उठाया। उस समय वो अच्छे से, नरमी से पूछ रही थी कि तुमने जियांग युवान को कहाँ ले गई? और ज़ेगमेजू ने ताने में जवाब दिया था, कौन जाने अब किस जंगली मर्द के साथ मौज कर रही होगी। ये सुनते ही वू शिमेई का दिमाग सुन्न हो गया। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने बगल में रखी स्टूल को जोर से लात मारी। स्टूल जाकर सीधे ज़ेगमेजू की टांग पर लगा। ज़ेगमेजू भी गुस्से में आ गई। उसने वू शिमेई को धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गई। फिर दोनों आपस में भिड़ गए। मैंने ही पहले किया था, वू शिमेई ने ऊंची आवाज में कहा। पुलिस पूछ रही थी कि सबसे पहले किसने मारा, जबकि वू शिमेई ने हाथ उठाने को कुछ और समझ लिया था। ज़ेगमेजू उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी तरफ देखे। जियांग युवान एक तरफ खड़ी थी। उसकी नजरों में हल्की सी चमक आई, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। शायद ज़ेगमेजू ने भी उसकी नजरें महसूस कर लीं और झट से उसकी तरफ देखा। जियांग की आंखों में शक देखकर ज़ेगमेजू और भी डर गई, नजरें तुरंत फेर लीं। जियांग युवान ने सब समझ लिया। असल में पहले धक्का उसी ने दिया था। उसने सीधे ज़ेगमेजू की ओर देखते हुए पूछा, क्या मेरी माँ ने सच में पहले किया था? ज़ेगमेजू हल्का सा कांपी, लेकिन चुप रही। तभी ज़ेग की माँ भड़क गई। इसका क्या मतलब है? तुम कहना चाहती हो कि हमारी मेजू झूठ बोल रही है? उसने चारों तरफ नजर डाली और फिर कहा, चलो मान लो अगर हमारी मेजू ने पहले किया भी, तो भी तुम्हारी माँ ने ही उसे मजबूर किया। तुम अपनी माँ का दोष निकालना चाहती हो और सारी गलती हमारी मेजू पर डालना चाहती हो। जियांग युवान ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजरें बस ज़ेगमेजू पर टिकी रहीं। अपनी माँ की बात सुनकर ज़ेगमेजू ने हिचकते हिचकते सिर हिला दिया। हाँ, अगर उसने मुझे घर में कैद न किया होता तो क्या मेरा उससे झगड़ा होता? जियांग कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वू शिमेई बोली, बस करो अब और मत बोलो। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं सब मान लेती हूँ। जियांग ने माँ की तरफ देखा, होंठ खोले, पर फिर कुछ कह न पाए। पिछली जिंदगी में उसकी माँ की दर्दनाक मौत याद आते ही उसके दिल में बस अपराधबोध की टीस उठी। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने ज़ेगमेजू की झिझक नोटिस की थी। दिल से वो भी समझ गए थे कि असल में किसने पहले किया कहना मुश्किल है, पर मौके पर बस यही दो औरतें थीं और वू शिमेई खुद ही मान रही थी कि गलती उसकी है। तो पुलिस के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उनका काम था कि किसी तरह दोनों का झगड़ा सुलझा दें। थोड़ी देर बातचीत और ज़ेग के पिता की समझाइश के बाद ज़ेग की मां ने अनमनेपन से कहा, ठीक है, चोट की जांच नहीं करवानी थी, हम करवाएंगे। अगर चोट ज्यादा नहीं हुई तो ठीक है, मामला यही खत्म। ये कोई गलत मांग नहीं थी। दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को देखकर हल्का सा सिर हिलाए। पुलिस के जाते ही ज़ेग की मां ने ताने मारते हुए कहा, चलो अब तुम लोग जा सकते हो। दरवाजे से बाहर निकालते हुए ज़ेग की मां ने झुंझलाकर कहा, अब बाहर निकलो, हमें तुमसे कुछ नहीं सुनना, अभी नहीं देखना तुम्हें। वू शिमेई जाते जाते बार बार ज़ेगमेजू से माफी मांग रही थी, लेकिन ज़ेग की मां ने बिना धैर्य खोए उसे लगभग धक्का देकर बाहर कर दिया। दरवाज़ा बंद होने से ठीक पहले जियांग युवान ने अंदर से ज़ेगमेजू और उसकी मां की आवाज़ सुनी, आगे से जियांग युवान के साथ मत खेलना, उसके घरवाले बहुत अमीर हैं। अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो मम्मी डर के मारे मर ही जाएगी। तुमने आज जैसे हालात बना दिए, कितनी डरावनी लग रही थी तुम। मुझे तो लगा था कि छी छी छी, मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। कैसी बातें कर रही हो? ज़ेग के पापा ने घबरा कर टोका। ज़ेगमेजू की आवाज़ भी सुनाई दी, थोड़ी थकी पर साफ। उस वक्त मैं बस सुनसी हो गई थी। सब सुन रही थी पर आंखें नहीं खोल पा रही थी। फिर किसी ने मेरे मुंह में पानी डाला। पानी बहुत मीठा सा लगा। पीने के बाद ही मेरे पूरे शरीर में जान सी आ गई। डॉक्टर ने चेक किया और मैं होश में आ गई। ये सुनते ही जियांग युवान ठिठक गई। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखने लगी। उसके दिल में हलचल मच गई, क्या सच में वो झरने का पानी असर कर गया? लेकिन उसके पूछने से पहले ही ज़ेगमा ने वार्ड का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वहीं खड़ी रह गई, सोच में डूबी। तभी वो शिमेई ने उसे आवाज़ दी, युवान, क्या हुआ?
युवा ने युवान चौंकी, हल्की सी मुस्कान बनाई और बोली, माँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। आप लोग घर जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो मुड़ी और तेज कदमों से अस्पताल से बाहर भाग गई। अब जबकि जेग मीजू का मामला सुलझ चुका था, उसका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, लियू तियानमिंग से हिसाब चुकाना। जो उसने किया, युवा ने युवान उसे कभी माफ नहीं करेगी। वू शिमेई बस पीछे से चिल्ला पाई, ध्यान रखना और जल्दी घर आ जाना। युवान ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। हुओ शियानचन ने उसकी पीठ की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, पीछे से वू शिमेई की आवाज आई, अरे तुम हुआ शियानचन हो ना। हुओ शियानचन रुककर पलटा, उसकी नज़र में हल्की हैरानी थी। आपको अब भी याद है मुझे? वू शिमेई की आंखों में पहचान की चमक थी। तुम सच में वही हो? हुओ शियानचन हल्के से हंसा, सिर हिलाया। मैं तो सोच रहा था कि मैंने इतना बदल लिया है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा। वू शिमेई उसे गौर से देखने लगी, भावुक होकर बोली, तुम सच में बहुत बदल गए हो। इतने लंबे चौड़े, हैंडसम हो गए हो। बचपन के उस दुबले पतले, सांवले से लड़के से तो बिल्कुल अलग। अगर तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ से हूबहू ना मिलता, तो मैं कभी पहचान ही नहीं पाती। उसकी नज़रों में पुरानी यादें तैर गईं। हुआ शियानचेन की माँ उस वक्त स्टील फैक्ट्री की सबसे खूबसूरत औरत थी, सब उसे फैक्ट्री की फूल कहते थे। हुओ शियानचेन के चेहरे पर उसकी माँ का नाम सुनते ही मुस्कान हल्की पड़ गई। दिल में पुराना दर्द फिर से सिर उठाने लगा। वू शिमेई ने उसकी आंखों की वो उदासी पकड़ ली। तुरंत बात बदलते हुए पूछा, तुम अपने चाचा के साथ राजधानी नहीं गए थे? इतने सालों में कभी दिखे नहीं, कैसे हो तुम? उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता थी और हवा में पुरानी मोहब्बत सी नमी घुल गई। वैसे तुम तो अपने मामा के साथ राजधानी गए थे न? इतने सालों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, कैसे हो? वू शिमेई ने उत्सुकता से पूछा। हुओ शियानचन हल्के से मुस्कुराए, मैं ठीक हूँ। अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ और नौकरी भी लग गई है। उसकी बात सुनते ही वू शिमेई पहले तो बेहद खुश हुई, फिर फौरन पूछा, अरे वाह, वापस आकर ही जॉब कर रहे हो? कैसी नौकरी है? लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर वो ठिठक गई, रुको, मुझे याद है तुम तो युवान से बस 2 साल बड़े हो। जियांग युवान तो अभी हाई स्कूल भी पास नहीं हुई थी, तो फिर लॉजिकली उसे तो बस कॉलेज के दूसरे साल में होना चाहिए था। मैंने मिडिल स्कूल में 2 क्लास स्किप कर ली थी, हुओ शियानचन ने शांत स्वर में कहा। वू शिमेई के चेहरे पर ईर्ष्या और तारीफ दोनों झलकने लगे। तुम बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, पर ये नहीं सोचा था कि बड़े होकर भी ऐसे ही चमकोगे। हुओ शियानचन का चेहरा बेहद शांत था, हल्की सी मुस्कान अब भी होठों पर थी। साइड में खड़े वान जिशिन ने दोनों को पुरानी बातें करते देख जिज्ञासु होकर पूछा, शिमेई, ये कौन है? वू शिमेई ने फटाफट जवाब दिया, हुओ शिंगवान का बेटा, तुमने सही पहचाना। फिर उसने हुओ शियानचेन की तरफ मुड़कर कहा, ये युवान के सौतेले पापा हैं, अंकल वान। हुओ शियानचेन ने अपनी गोरी, लंबी उंगलियों वाला हाथ आगे बढ़ाया। वान जिशिन एक पल को झिझक गए, फिर जल्दी से अपने हाथों को कपड़ों पर रगड़ा और उसका हाथ थामा। चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी, मैं अभी काम से सीधे आ रहा हूँ। जैसे ही सुना कुछ हुआ है, तुरंत दौड़ा चला आया। कपड़े बदलने, हाथ धोने का टाइम ही नहीं मिला, बुरा मत मानना। स्टील फैक्ट्री में काम करते वक्त हाथ मुंह गंदे होना आम बात थी। उनके खुरदुरे, मैले हाथ और हुओ शियानचेन के गोरे साफ हाथों का कॉन्ट्रास्ट साफ दिख रहा था। हुओ शियानचेन ने उसके हाथ को हल्का सा दबाया और 2 बार झुलाया, जैसे इशारे से कह रहे हों कि उन्हें कोई परवाह नहीं। अरे, मेहनतकश लोगों के हाथों को कौन बुरा मान सकता है? उन्होंने हंसते हुए कहा। वान जिशिन ने अपने हाथों को देखा और उनके मन में हुओ शियानचेन के लिए एक अजीब सी अच्छी भावना जागी। वैसे, क्या तुम अपने पापा से मिलने गए? वू शिमेई ने अचानक पूछा। ये सुनते ही हुओ शियानचेन के चेहरे की मुस्कान पल भर को थम गई, फिर वो तुरंत सामान्य हुए और धीमे से बोले, अभी अभी पहुंचा हूँ, रास्ते में युवान से मिला, उनसे मिलने का वक्त नहीं मिला। वू शिमेई ने एक लंबी सांस ली, जैसे दिल में कहीं टीस उठ गई हो। पिछले 2 सालों से फैक्ट्री का माहौल खराब है। सिर्फ हमारी ही नहीं, शहर की ज़्यादातर फैक्ट्रियों में यही हाल है। सरकारी कंपनियों के रिफॉर्म, लेबर कॉन्ट्रैक्ट बदलने की बातें, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। तुम्हारे पापा भी उन्हीं में से हैं। फैक्ट्री से बेरोजगार सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में ये बेरोजगारी ही है। तुम्हें काम से हटा दिया जाता है, दूसरी जगह लगाते नहीं, सैलरी बंद कर देते हैं। बस ऐसे ही लटकाए रखते हैं, जब तक तुम खुद हारकर इस्तीफा न दे दो। पापा का जिक्र आते ही हुओ शियानचेन का चेहरा बिल्कुल ठंडा हो गया,
मानो वहां कोई भाव ही नहीं थे। वू शिउमेई ने उसे देखा, फिर धीमे स्वर में पूछा, इतने साल हो गए, अभी भी तुमने उन्हें माफ नहीं किया? हो शियानचेन चुप रहे। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी, दिल में दबा हुआ दर्द, वो पुरानी चोटें जो वक्त के साथ भरनी चाहिए थी, मगर अब भी ताज़ा थी। वू शिउमेई ने हल्की सी सांस ली और उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। उसने नरमी से पूछा, अच्छा, तुम यहाँ वापस आकर क्या काम कर रहे हो? रहने की जगह का इंतजाम हुआ? हो शियानचेन के चेहरे पर मुस्कान आई, उसने हल्के से कहा, मुझे सियोक सिटी यूनिवर्सिटी में टीचर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। बाद में कॉलेज की तरफ से हॉस्टल का कमरा मिल जाएगा। वू शिउमेई ने कहा, देखो, आज तो काफी देर हो गई है, क्यों ना आज रात का खाना हमारे घर पर ही खा लो? उसने सोचा था कि हुआ शियानचेन शायद सोच समझकर जवाब देगा, मगर उसने बिना देर किए फौरन कहा, ठीक है। इतनी जल्दी जवाब मिला कि वू शिउमेई खुद थोड़ी हैरान रह गई। उसने हल्की नज़र से पास खड़े वान झीशन की तरफ देखा और धीरे से बोली, ओल्ड वान, तुम पहले यू को लेकर घर जाओ और घर थोड़ा ठीक कर लो। मैं सब्जियां वगैरह खरीद कर आती हूँ। वान झीशन ने सिर हिलाकर हामी भरी, फिर हुआ शियानचेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो, पहले घर चलते हैं। वैसे, तुम पीते हो, आज रात मेरे साथ थोड़ा पियोगे? हुआ शियानचेन ने विनम्रता से कहा, थोड़ा बहुत पी लेता हूँ। वान झीशन ने हंसते हुए कहा, बस वही काफ़ी है, आज रात तुम्हें अच्छा खासा पिलाऊंगा। दोनों बातें करते हुए मोटरसाइकिल पर बैठ गए और घर की तरफ निकल पड़े। वू शिउमेई खुद बस से गई और संयोग से बस का स्टॉप सब्जी मंडी के पास ही था, तो उसके लिए सब्जियां लेना आसान हो गया। उधर जियांग युवान को ये सब खबर नहीं थी। अस्पताल से निकलते ही वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे हांफते और बिखरे हाल में देखकर पुलिस वालों ने तुरंत उसे कुर्सी पर बिठाया, पानी दिया और कहा, पहले आराम से सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ? जियांग युवान की आंखें लाल थीं। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, अंकल पुलिस, अभी अभी कुछ गुंडे मेरे साथ बहुत बुरा करने वाले थे। बात अधूरी ही रही, पुलिस वाले सब समझ गए। उनके चेहरों पर सख्ती आ गई। तुरंत एक महिला पुलिस को बुलाया गया, ताकि वो युवान को संभाल सके और उसका मनोबल बढ़ा सके। महिला पुलिस ने बेहद नर्म आवाज में पूछा, बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? उन्होंने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं? जियांग युवान ने सिर हिलाया, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से भाग पाई, प्लीज उन्हें पकड़ लीजिए, प्लीज। अंदर से वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर बाहर से उसने जानबूझकर अपनी घबराहट और डर को दिखाया, ताकि पुलिस को उसकी तकलीफ का अंदाजा हो सके। महिला पुलिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कोमलता से कहा, डर मत, अब तुम सुरक्षित हो। जो कानून तोड़ेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पहले तुम्हें पूरी बात बतानी होगी, तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे। जियांग युवान ने गहरी सांस ली, कुछ पल अपने आप को संभाला और फिर कांपती आवाज में बताया, मेरी एक क्लासमेट ने कहा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे बुला रही है और मुझे उस जगह आने को कहा। मैं बिना सोचे चली गई, वहां पहुंची तो देखा, मेरी दोस्त तो वहां थी ही नहीं, अंदर सिर्फ एक आदमी था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे जाने नहीं दिया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं बाथरूम जाने का बहाना करके जैसे तैसे भागी। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखों से आंसू छलक पड़े। महिला पुलिस ने तुरंत उसे गले लगाया, उसकी पीठ सहलाए और बोली, शांत हो जाओ, सब ठीक है, तुम अब हमारे साथ हो, डरने की जरूरत नहीं। पास खड़े एक उम्रदराज पुलिस वाले ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये बहुत बड़ी गलती की कि अकेले किसी अनजान जगह चली गई, लेकिन अब हम हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, जिसने भी तुम्हारे साथ ही करने की कोशिश की, वो बचेगा नहीं। जियांग युवान की बातों में जैसे एक हल्का सा इल्जाम था, अकेले अनजान जगह क्यों गई? युवान की आंखों में आंसू भर आए, उसने लाल आंखों से घूरते हुए कहा, सड़क पर डाकू होते हैं, तो क्या हम सड़क पर जाना छोड़ दें? गलती उन बदमाशों की है जो कानून तोड़ते हैं, न कि मेरी कि मैं अकेली गई। उसकी बात में तर्क तो था, इसलिए वो बुजुर्ग पुलिस वाला जो उसे डांट रहा था, एक पल को चुप हो गया। तभी एक महिला पुलिसकर्मी ने बात बदलते हुए नरमी से पूछा, बहन, तुम्हें याद है वो जगह कहाँ है? युवान ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे याद है, अभी चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। लियू तियानमिन का घर, वो जगह तो उसकी आंखों में हमेशा के लिए जल चुकी थी। मर भी जाए तो भी भूल नहीं सकती। महिला पुलिस ने सुनते ही तुरंत क्राइम ब्रांच वालों को पकड़ने का इंतजाम कर दिया। युवान को इन सब प्रक्रियाओं का कुछ पता नहीं था,
उसे बस इतना पता था लियू तियानमिन को गिरफ्तार होना ही होगा। पूछताछ के दौरान वो पुलिसकर्मी लगातार उसके पास रही, धीरे धीरे सब बातें पूछती रही। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई क्लासमेट वहां बुलाकर ले गया था। युवान ने हाँ में सिर हिलाया और बनावटी ढंग से सहज दिखते हुए बोली। मेजू से मेरी पहले बहुत लड़ाई हुई थी, मैं तो ये सोचकर हैरान थी कि उसने अचानक मुझे क्यों बुलाया। मेजू कौन है? तुम्हारी अच्छी दोस्त, पुलिसवाली ने पूछा, और जिस क्लासमेट से तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसका नाम? उसका नाम है फूया। वो और मेजू दोनों को पहले शू जिंग पसंद था, लेकिन जब शू जिंग और मेजू साथ हो गए तब फूया ने मोहल्ले में हमारे बारे में गंदी बातें फैलाना शुरू कर दी। सबको कहती थी कि हम बाहर के बिगड़े लड़कों के साथ घूमते हैं, जबकि असलियत ये है कि वही खुद उन लड़कों के साथ उठती बैठती थी। युवान की बातें थोड़ी उलझी हुई थी, मगर महिला पुलिस ने बात समझ ली। स्पष्ट था फूया को मेजू से जलन थी क्योंकि उसने उसका पसंदीदा लड़का छीन लिया था। इसलिए उसने बदला लेने के लिए अफवाहें फैलाईं ताकि उनकी इज्जत खराब हो। लेकिन पुलिसवाली को समझ नहीं आया, नफरत तो मेजू से थी, फिर युवान को क्यों फंसाया। उसके चेहरे पर उठते सवाल को देखकर युवान ने धीरे से वो सब बता दिया जो घर पर हुआ था। अगर मैं ठीक समय पर घर नहीं पहुंचती तो नहीं जानती मेरी माँ क्या कर बैठती। अब तो मेजू अस्पताल में पड़ी है। पुलिस अंकल ने मेरी माँ को कहा है कि वो शहर से बाहर न जाए, कभी भी बुलाया जा सकता है। महिला पुलिस को याद आया, अभी थोड़ी देर पहले ही एक औरत ने खुद आकर सरेंडर किया था। तो वो औरत तुम्हारी माँ थी? उसने धीरे से पूछा। युवान ने होंठ भींचकर हाँ में सिर हिलाया। चेहरा पूरी तरह बेबस और रोए हुए बच्चे जैसा लग रहा था। महिला पुलिस ने सारी बातें जोड़कर जब असली तस्वीर देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतनी छोटी उम्र में फूया के दिल में इतनी जहरीली नफरत। पहले अफवाहें फैलाकर लोगों को ये यकीन दिलाना कि युवान और मेजू अच्छे नहीं हैं, फिर धोखे से बुलाकर उनकी मासूमियत छीन लेना, और जब सच सामने आएगा तो लोग अपराधियों को नहीं बल्कि इन लड़कियों को ही दोष देंगे। खुद बिगड़ी थी, खुद ने बुलाया था मुसीबत को। इज्जत जाने के बाद दुनिया यही कहेगी, अच्छा हुआ जो हुआ, इन जैसी लड़कियों के साथ ऐसा होना ही चाहिए। और मेजू फूया ने चालाकी से युवान की मां का इस्तेमाल किया। जब किसी का दिल गुस्से और दर्द से जलता है तो इंसान हदें पार कर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां ने मेजू को चोट पहुंचाई। ये सोचकर महिला पुलिस का दिल कांप गया। उसने हाथ में पकड़े पेन को और कसकर पकड़ लिया। ये तो बस एक छोटी लड़की है, फिर दिल में इतना जहर कैसे? साधारण इंसान भी इतना नीच नहीं सोच सकता, तो फूया के दिल में इतनी सड़ांध कहाँ से आई? वो सच में यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन असलियत क्या है, ये जानने के लिए जरूरी था कि पहले उसे लेकर जाएं, पूरी बात साफ करें, और तब पता चले कि सामने खड़ी छोटी लड़की ने जो कहा है वो सच है या नहीं। जियांग युवान पुलिसवाली की टिटोलती नजरों को देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसके सारे आंसू, सारी घबराहट नकली थी, लेकिन जो कुछ उसने कहा उसमें झूठ का एक कतरा भी नहीं था। उसे उनकी जांच से डर नहीं लग रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई, पुलिस जियांग युवान को बाहर ले आई। वो उन्हें सीधे लेकर गई लियू तियानमिन के घर तक। लियू तियानमिन शहर के बाहर एक पुराने से मकान में अकेला रहता था। न कोई काम, न कोई रोजगार। जब जेब में पैसे नहीं होते तो अपने घरवालों से मांग लेता। जब जियांग युवान पुलिस के साथ उसके घर पहुंची, अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। एक नौजवान पुलिसकर्मी का चेहरा सुनते ही लाल पड़ गया। उसने जल्दी से युवान को एक तरफ खींचा और बमुश्किल फुसफुसाया, कान बंद कर लो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे मच्छर की भनभनाहट, और उसमें भी हल्का सा कांपना था। युवान ने आज्ञाकारी होकर कान ढक लिए, लेकिन फिर भी वो घिनौनी आवाजें उसके कानों में घुसती ही चली गईं। उसकी आंखें खाली सी होकर पास पड़े पत्थर की नोक पर टिक गईं। थोड़ी ही देर में पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। लियू तियानमिन और अंदर की औरत को घसीटकर बाहर लाया गया। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पुलिस हो तो क्या ऐसे ही किसी के घर घुस आओगे? लियू तियानमिन को दो पुलिसकर्मी ने जमीन पर घुटनों के बल दबोच रखा था। वो छूट नहीं पा रहा था, बस बौखलाकर चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था। टीम के कप्तान ने उसकी घटियापन भरी चीख सुनी और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उसके ठुड्डी पर जोर से लात मारी। एक ही झटके में उसका मुंह बंद हो गया। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत ऐसे दरिंदों से होती थी, खासकर उनसे जो छोटी बच्चियों पर हाथ डालते हैं।
ऐसे वक्त पर उनका बस चलता तो जानवर की तरह पीट देते। लियू तियानमिंग ने खून का थूक बाहर फेंका। खून में आधे दांत भी निकल गए थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हठीली बेशर्मी थी। मैं अपने घर में खुश हूँ, तुम्हें क्या हक है मुझे पकड़ने का? कप्तान ने ठंडी हंसी के साथ उसकी ओर इशारा किया। मत कहना, तुम उस लड़की को नहीं पहचानते। लियू तियानमिंग की नज़र उस उंगली के इशारे के साथ घूमी। जैसे ही उसने जियांग युवान को देखा, उसका चेहरा जम सा गया। उसने अनजाने में ही लार निगल ली, माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक उठी। कप्तान ने तंज से कहा, अब तो पहचान गए, तो फिर ये भी जानते हो कि हम तुम्हें क्यों पकड़ रहे हैं? लियू तियानमिंग के दिमाग में हलचल मच गई। आंखें इधर उधर घूमने लगी, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटी लड़की पुलिस तक पहुंच जाएगी। उसे यकीन था ऐसी बात के बाद आमतौर पर लड़कियां चुपचाप सह लेती हैं। उसे लगता था अगर ये बात बाहर निकली तो बदनामी लड़की की ही होगी। गांव मोहल्ले की तानेबाजियां, उंगलियां सब उसी पर उठेगी। इसीलिए वो बेफिक्र था, मान बैठा था कि जियांग युवान कुछ नहीं करेगी। इतना बेफिक्र कि उसने शर्म की सारी हदें पार कर मसाज पार्लर से और औरत बुला ली मौज मस्ती के लिए। लेकिन उसे क्या पता था, ये नन्ही सी लड़की उसके डर के गणित को तोड़ देगी, पुलिस तक जाएगी और उसकी सारी बेशर्मी को बेनकाब कर देगी। लियू तियानमिंग का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह किसी तरह इस मुसीबत से निकलने का तरीका सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उसने फट से सिर उठाया और कप्तान से बोला, आप इस छोटी लड़की की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम बस मजाक कर रहे थे। ये हमेशा से ही जिद्दी रही है, लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस तक बुला लेगी। बोलते हुए उसने जियांग युवान की तरफ गुस्से से देखा। उसके ये झूठ सुनकर भी जियांग युवान जरा भी नहीं घबराए। उसने रोती हुई आवाज में बगल में खड़े नौजवान पुलिसवाले की ओर देखकर कहा, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। नौजवान पुलिसवाले ने तुरंत उसे सांत्वना दी, तुम डरो मत, हम तुम्हारी बात पर यकीन करते हैं। फिर वो गुस्से में लियू तियानमिंग पर चिल्लाया, मान भी ली कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तब भी अगर वो नहीं चाहती तो जबरदस्ती करना बलात्कार है। और फिर ये खुद कह रही है कि वो तुम्हें जानती तक नहीं। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? दूसरों की इज्जत खराब करने की कोशिश मत करो। पास खड़े कप्तान ने कोने में दुबकी बैठी उस औरत को देखा, जो खुद को अदृश्य बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने ऊंची आवाज में पूछा, ये औरत तुम्हारे साथ क्या लगती है? लियू तियानमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अगर उसने सच बता दिया कि ये औरत किसी हेयर सैलून में काम करती है, तो उसकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। उसने गले को कड़ा करते हुए कहा, ये मेरी पार्टनर है। नौजवान पुलिसवाला तंज कसते हुए बोला, वाह, तुम्हारे तो काफी सारे पार्टनर हैं। लियू तियानमिंग के चेहरे पर झेप और डर दोनों नजर आए। उसने फिर भी हकलाते हुए कहा, तो क्या हुआ? कई पार्टनर रखने से क्या कानून टूटा? कानून कहता है कि एक ही शादी कर सकते हो, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि कई गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते। उसकी बेशर्मी भरी बात सुनकर पुलिसवालों का खून खौल उठा। अगर वो खुद पुलिस में न होता तो शायद वही उसकी धुनाई कर देते। ये सच में मर्दों के नाम पर धब्बा था। तभी एक पुलिसवाला कप्तान के कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी नज़र बार बार उस औरत की तरफ जा रही थी। वो औरत घबरा गई और 2 कदम पीछे हट गई। कप्तान ने हाथ का इशारा किया और आदेश दिया, दोनों को ले जाओ। लियू तियानमिंग को ये मंजूर नहीं था, लेकिन चाहे जितना चिल्लाए, पुलिस के सामने उसकी एक न चली और दोनों को पकड़कर ले जाया गया। जैसे ही वो जियांग युवान के पास से गुजरा, उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत चालाक हो तुम, देखते जाना, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जियांग युवान का चेहरा एकदम भावहीन था। जैसे ही वो उसके सामने से गुजरा, उसने चुपचाप अपना पैर आगे बढ़ाकर उसे ठोकर मारी। लियू तियानमिंग के हाथ पुलिस वालों ने पकड़े हुए थे। आमतौर पर ऐसे में कोई गिरता नहीं, लेकिन अजीब इत्तेफाक हुआ, दोनों पुलिस वालों ने उसी वक्त उसका हाथ छोड़ दिया। लियू तियानमिंग जोर से जमीन पर गिरा और सीधा अपनी कमर के उसी हिस्से पर आ गिरा जहां जियांग युवान थोड़ी देर से घूर रही थी। जमीन पर निकला हुआ एक नुकीला पत्थर। उसके मुंह से दर्द से फटने जैसी चीख निकली। जियांग युवान के दिल में एक अजीब सी तसल्ली भर गई। पीछे खड़े पुलिस वालों ने उसका ये छोटा सा बदला देखा, लेकिन सब खामोश रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। लियू तियानमिंग जमीन पर लोटपोट हो रहा था, दोनों हाथों से अपनी कमर पकड़कर दर्द से तड़पते हुए। पुलिस वालों को उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया।
उन्होंने बेपरवाही से उसे उठाया और खींचते हुए बाहर ले गए, चाहे वो कितना भी चीख पुकार करे। उसकी दर्द भरी कराहें पूरे माहौल में गूंज रही थीं। लियू तियानमिंग दर्द से चीख उठा। दर्द इतना तेज था कि वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए 2 पुलिसवालों ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। बस करो, चाहे जितना भी बेचारगी का नाटक कर लो, तुम्हारा जुर्म छुपने वाला नहीं, कप्तान ने गहरी आवाज में कहा। किसी को ये ख्याल भी नहीं आया कि जमीन पर पत्थर का नुकीला टुकड़ा था। सबको लगा कि लियू तियानमिंग बस नाटक कर रहा है। जियांग युवान ने उसके दर्द से तड़पते हुए चेहरे को देखा और उसके दिल में हल्का सा सुकून उतरा। क्या उसे ऐसे काम करने में मजा नहीं आता था? चलो देखते हैं अब बिना अपने औजारों के वो आगे कैसे ये सब करेगा। जियांग युवान पुलिस के साथ थाने पहुंची। बयान देते समय उसने जोर देकर बताया कि उसने अभी अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया था। कप्तान ने ये सुना तो सब समझ गया। उस समय के सख्त कानून में छेड़छाड़ और बदतमीजी का जुर्म बहुत बड़ा माना जाता था, और ऊपर से जियांग युवान कानूनी नज़र से नाबालिग थी। कप्तान ने मेज पर हाथ मारा और बोला, चिंता मत करो, हम इस मामले में बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतेंगे। उसकी बात सुनकर जियांग युवान के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। बयान खत्म करके जब वो बाहर आई तो संयोग से लियू तियानमिंग से आमना सामना हो गया। वो बड़े से भूरे रंग के पायजामे में था। युवान की नज़र तेज थी। उसने तुरंत नोटिस किया कि उस पायजामे पर हल्के हल्के खून के धब्बे थे। वो पुलिस से गिड़गिड़ाकर अस्पताल ले जाने की मिन्नत कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों को लगा कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस वक्त उसे असल में समझ आया कि न आसमान सुन रहा है, न जमीन मदद कर रही है। जैसे ही उसने जियांग युवान को देखा, वो पागल सा हो गया। उस पर झपट पड़ा, जैसे उसे जिंदा ही खा जाएगा। लेकिन पुलिस वाले भी बेकार नहीं थे, तुरंत उसे दबोच लिया। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि खड़े भी नहीं हो सकते, और अब इतने चुस्त हो। एक पुलिस वाले ने ताना मारा। लियू तियानमिंग बंधा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। बस खून सी लाल आंखों से जियांग युवान को घूर रहा था। अगर नज़र से कोई मार सकता तो युवान लाखों बार मर चुकी होती। उसकी ऐसी दयनीय हालत देखकर युवान के दिल में अजीब सी खुशी हुई। ये देखकर पास खड़े एक जवान पुलिसवाले को डर लगा कि कहीं लियू तियानमिंग उसे चोट ना पहुंचा दे। वो आगे बढ़ा और नर्म आवाज में बोला, आओ, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। जियांग युवान ने हल्की सी नज़र उसकी तरफ डाली और बोली, क्या मैं इससे 2 बातें कर सकती हूँ? जवान पुलिसवाले ने लियू तियानमिंग की हालत देखी, समझ गया कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसने सिर हिलाकर इजाज़त दे दी। युवान 2 कदम आगे बढ़ी और गुस्से से तमतमाए लियू तियानमिंग से बोली, मैंने पुलिस अंकल से सुना है, अगर तुम जुर्म मान लो, सच सच बता दो कि क्या हुआ, और अच्छा बर्ताव करो तो सज़ा थोड़ी कम हो सकती है। उसकी ये बात सुनते ही लियू तियानमिंग ने जानवर जैसी दहाड़ मारी। जवान पुलिसवाला तुरंत आगे आया और युवान को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। युवान थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे लेकिन चुभने वाले लहजे में बोली, मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं था। फिर तुमने फूया से कहकर मुझे अपने घर क्यों बुलाया? बिना वजह तो नहीं बुलाया होगा, है ना? ये सुनते ही लियू तियानमिंग का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसके मन का राज खोल दिया हो। हाँ, सच में उसका और जियांग युवान का आपस में कोई जान पहचान नहीं थी। शुरुआत में तो ये सब फूया की वजह से हुआ था। वो खुद उसके पास आई थी, कह रही थी कि एक अच्छी सी स्टूडेंट है, तुम्हें चखने के लिए ला रही हूँ। लियू तियानमिंग ने तो न जाने कितनी औरतों के साथ वक्त बिताया था, लेकिन किसी स्टूडेंट को उसने कभी हाथ नहीं लगाया था, तो उसने तुरंत हामी भर दी। उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया, अगर सारा दोष फूया पर डाल दे और कह दे कि असली में तो वही बेचारी अंधेरे में थी, ठगी गई थी, तो क्या वो खुद आसानी से बच नहीं जाएगा? ये सोचते ही लियू तियानमिंग की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत पास खड़े कप्तान से कहा, कॉमरेड पुलिस, मैं कबूल करता हूँ, सब सच बता दूंगा, एक भी बात नहीं छुपाऊंगा। कप्तान ने इशारा किया। 2 पुलिसवालों ने उसे अंदर ले जाने के लिए पकड़ लिया। लियू तियानमिंग के चेहरे पर जैसे नई जान आ गई थी। उसकी पीठ की तरफ देखते हुए जियांग युवान के दिल में ठंडी सी हंसी उठी। इतने सालों से औरतों के साथ खेलता रहा, फिर भी इतना बच्चा दिमाग। इसके बारे में क्या कहा जाए? खैर, जब तक वो फूया का नाम लेगा उतना काफी होगा। युवा पुलिस वाला जियांग युवान को अगले फॉर्मेलिटी से गुजार रहा था और फिर उसे घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। युवान ने थोड़ा झिझक कर धीरे से पूछा,
मेरी बात सब जगह फैलेगी तो नहीं? युवा पुलिस ने फौरन सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, ऐसे केस हम गोपनीय रखते हैं। खासकर जब कोई लड़की अभी अभी हाई स्कूल में हो तो हम कभी नाम बाहर नहीं आने देते। ये सुनकर जियांग युवान ने गहरी सांस ली। फूया की वजह से वैसे ही उसकी इज्जत मोहल्ले में खराब हो चुकी थी। अगर ये मामला भी लोगों को पता चल गया तो आस पड़ोस की ताने बाने की कोई हद नहीं रहेगी। उसे लोगों के तानों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो सिर्फ डरती थी कि वो शिवमेई फिर से टूट न जाए और खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। युवा पुलिस उसे स्टील फैक्ट्री के पास उतार कर चला गया। युवा ने युवान कार से उतरी और उसे धन्यवाद दिया। पुलिस वाले ने जाते जाते कहा, इन 2-3 दिनों में बाहर मत निकलना, जब जरूरत होगी हम तुम्हें खुद बुला लेंगे। युवान ने सिर हिलाकर हामी भरी। पुलिस की गाड़ी दूर निकल गई। युवान ने मुड़कर घर की राह ली। बाहर अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। आस पड़ोस के लोग खाना खाकर नीचे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। हल्की पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जब सबने युवान को बिखरी हालत में आते देखा तो सबने कानाफूसी शुरू कर दी। जैसे ही वो उनके पास से गुजरी सब चुप हो गए और उसे अजीब नजरों से देखने लगे। युवान ने महसूस कर लिया कि उनकी बातें उसी के बारे में हो रही थीं। तभी किसी औरत ने जिज्ञासा से पूछा, युवान, आज तुम्हारे घर जो नौजवान आया था वो कौन था? पहले कभी नहीं देखा उसे। युवान एक पल के लिए ठिठक गई, फिर याद आया कि वो शियानचन के बारे में पूछ रहे हैं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी नहीं जानती, लेकिन किसी को भी उसकी ये बात सच नहीं लगी। सवाल पूछने वाली औरत ने होंठ बिचकाते हुए कहा, अरे हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, अगर नहीं जानती तो उसे घर में खाना खिलाने क्यों लाए? युवान के चेहरे पर और भी गहरी हैरानी फैल गई। इसका मतलब ये है कि लोग जियांग युवान के बारे में पीछे पीछे बातें कर रहे थे और उसने सबको सामने ही जवाब दे दिया। सीन में क्या हो रहा है वो कुछ ऐसे है। हो शानचन शायद वाकई उनके घर दिन पर आया था, लेकिन मोहल्ले की औरतें इसे लेकर गॉसिप करने लगी। किसी ने पूछा, क्या वो नौजवान युवान के लिए तो नहीं आया? बाकी लोग बोले, नहीं, युवान तो अभी बस हाई स्कूल में है, पढ़ाई में अच्छी है, उसे अभी बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत। फिर कोई बोला, सुना तो है कि युवान और मेजू बाहर खराब लोगों के साथ घूमती हैं, शायद इसी वजह से शिवमेई युवान की माँ उसे सीधा करने के लिए कोई लड़का देख रही हो। युवान ये सब सुन लेती है। पहले वो ऊपर जा रही थी, फिर वापस नीचे आकर सबके सामने खड़ी हो गई। भीड़ को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी हिम्मत से सामने आ जाएगी। सबके चेहरे लटक गए। युवान ठंडे लहजे में बोली, आंटीज, मैं अभी छोटी हूँ, किसी को ढूंढने का कोई इरादा नहीं है। बेवजह के अंदाजे मत लगाए। अगर आपको सच में कुछ जानना है तो मेरी माँ से जाकर पूछिए, वो सब समझा देंगी। उसकी बातों से सब असहज हो गए। कोई सीधे उसकी माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी माँ का गुस्सा सबने दिन में ही देखा था। फिर युवान ने तंज कसते हुए कहा, मैं सामने खड़ी हूँ, जो पूछना है पूछिए, पीछे मेरी पीठ पीछे मत बकवास कीजिए। ये अफवाहें औरतें ही सबसे ज्यादा फैलाती हैं, और आपको अच्छे से पता है कि कितनी बातें आपके ही मुंह से निकली हैं। इस पर भीड़ से कुछ औरतें बुरा मान गईं और बोलीं, अगर तू खुद गंदे काम नहीं करती तो लोग क्यों बोलेंगे? अफवाहें ऐसे ही नहीं फैलती। युवान ने ठंडी हंसी के साथ पलटकर कहा, कौन सा घिनौना काम मैंने किया है? किसी ने अपनी आंखों से देखा? झूठी बातें फैलाना भी अपराध है। क्या आपको पता है कि बदनामी और झूठ फैलाने पर जेल हो सकती है? कानून में इसे मानहानि कहते हैं। उसके ये शब्द सुनकर सब चुप हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पहले से दब्बू दिखने वाली लड़की इतनी हिम्मत से सबकी बोलती बंद कर देगी। फिर किसी ने धीरे से कोने में बुदबुदाया, अगर तूने कुछ गलत नहीं किया तो लोग तेरे बारे में क्यों बोलेंगे? युवान ने ठंडी आंखों से उसे घूरा, इतनी ठंडक की सब सन रह गए। पिछले जन्म में जब उनके घर पर मुसीबत आई थी तो यही अच्छे पड़ोसी थे न, जो मदद करने के नाम पर हर जगह उनकी बातें उछालते थे। जितना सच था उससे कहीं ज्यादा नमक मिर्च लगाकर गली मोहल्ले में उनकी कहानी सजाकर सुनाते थे। जिन बातों को उन्होंने अपनी आंखों से कभी देखा भी नहीं, उन्हें ऐसे बताते जैसे सब वहीं मौजूद थे। अगर उस हादसे की असली वजह और गुनहगार फूया थी तो ये अफवाह फैलाने वाले, दूसरों के कान में आग लगाने वाले लोग क्या कम दोषी थे? ये भी तो उसके साथी अपराधी ही थे। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो लोग तुम्हारे बारे में बातें क्यों करेंगे? और किसी के बारे में तो कोई कुछ कहता नहीं, बस तुम्हारे बारे में ही क्यों?
मतलब किसी के दिल में बैठी अफवाह ही सबूत हो गई कि इंसान दोषी है। जियांग युवान ने उस औरत की तरफ सीधा देखा, इतनी गहरी नज़र की सामने वाली सहम गई। बाकी लोग भी अजीब सा महसूस करने लगे। उनकी आंखों में डर की हल्की सी झलक थी। सब अनजाने में 2 कदम पीछे खिसक गए। युवान बिना हिचकिचाए सीधे उस औरत के सामने जाकर खड़ी हो गई। ऊपर से नीचे तक उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में बोली, अगर तुम ये कह सकती हो तो क्या मैं कल से ये कहना शुरू कर दूं कि तुम्हारा बाहर कहीं कोई आशिक है, कि तुम्हारी बेटी की वीपिंग असल में तुम्हारे और तुम्हारे पुराने प्रेमी की है। आखिर हवा बिना लहर कहाँ उठती है। अगर तुमने किया नहीं तो मैं किसी और के बारे में क्यों बोलूंगी, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही क्यों। उस औरत के अपने ही शब्द उसने उसी पर लौटा दिए। सामने वाली का चेहरा एकदम उतर गया। पहले तो उसने घबराकर आसपास खड़े लोगों की ओर देखा, फिर जल्दी से चिल्लाई, ओ बदतमीज लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? अगर तेरी ये बातें मोहल्ले में फैल गईं तो मेरा क्या होगा? युवान के होंठों पर हल्की सी हंसी आई, पर वो हंसी चुभने वाली थी। तो फिर तुम्हें ही क्यों आदमी की इज्जत प्यारी है, मुझे क्यों नहीं? अगर तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाना गलत है तो मेरे बारे में फैलाना सही कैसे हो गया? औरत के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वो और कुछ कहना चाहती थी, पर युवान का चेहरा इतना सख्त, इतना डरावना था कि उसके होंठ खुद ब खुद बंद हो गए। उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं ये लड़की सचमुच कल मोहल्ले में उसके बारे में बातें न फैला दे। मजबूरी में वो चुप हो गई। बाकी पड़ोसी भी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी दूर से आती पुलिस की गाड़ी की लाइटें दिखीं। सबका ध्यान युवान से हटकर उस तरफ चला गया। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, इतनी रात को पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? कहीं ये, कहते कहते उसने चुपचाप युवान की तरफ नजर डाली। दिन में ही ये बात फैल चुकी थी कि वू शियुमेई ने किसी को चोट पहुंचाई, तो सबको शक हुआ कि शायद पुलिस उसी के लिए आए है। पर युवान के चेहरे पर कोई फिक्र नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि पुलिस का आना शियुमेई की वजह से नहीं है। ज्यादा संभावना ये थी कि वो फूया के लिए आए हों। और सच में पुलिस की गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठे पुलिस वाले ने खिड़की से सिर बाहर निकालते हुए जोर से पूछा, बहनों जरा बताइए ये कौन सा बिल्डिंग नंबर है? आसपास के सारे बिल्डिंग एक ही समय में बने थे, सबके नक्शे और रंग रूप एक जैसे थे। दिन में तो फिर भी पहचान हो सकती थी, लेकिन रात के अंधेरे में, जहां स्ट्रीट लाइट भी नाम की ही थी, पहली बार आने वाले का रास्ता भटकना लाजमी था। पुलिस की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बिल्डिंग नंबर, ये तो वो शियुमेई के लिए नहीं आए। आगे खड़ा आदमी पुलिस वालों को रास्ता दिखा रहा था और उसी दौरान थोड़े गॉसिप के अंदाज में बोला, अरे कॉमरेड पुलिस, किसे ढूंढ रहे हो? पुलिस वाले की तेज नजरें जब उस पर पड़ी तो उसने हल्की सी हंसी के साथ जल्दी से जोड़ दिया, हम लोग स्टील फैक्ट्री के आसपास के लोगों को अच्छे से जानते हैं, आपको वहीं ले चलते हैं। ये सुनकर ड्राइव कर रहे पुलिस वाले ने को पायलट सीट पर बैठे अफसर की ओर देखा। को पायलट ने हल्का सा सिर हिलाया तो ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है बहन जी, आपको ही तकलीफ देंगे, आप ही हमें वहां तक ले चलिए। ये कहते ही उसने पीछे बैठे सिपाही से कहा कि दरवाज़ा खोल दे ताकि वो गाड़ी में बैठ सके। वो गाड़ी में बैठी और गाड़ी बिल्डिंग नंबर की ओर चल पड़ी। बाकी पड़ोसी ये देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर चुपचाप पुलिस के पीछे पीछे उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। वैसे भी फुर्सत थी तो सोचा तमाशा क्यों न देखा जाए। जियांग युवान की आंखें थोड़ी सिकुड़ी और वो भी तेज कदमों से उनके पीछे भाग पड़ी। जब तक सब लोग बिल्डिंग नंबर पर पहुंचे, पुलिस फूया को रोते बिलखते नीचे ला चुकी थी। इतना बड़ा हंगामा हो चुका था कि आस पड़ोस के लोग खिड़कियों और गैलरियों से झांकने लगे और नीचे भी भीड़ जमा हो गई। लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। फूया खुद भी बुरी तरह घबरा गई थी, उसे भी पता नहीं था कि किस जुर्म में पकड़ी जा रही है। ये तो वो शियुमेई ने किया था, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने कुछ किया ही नहीं, आप उनकी बातों में आकर मुझे क्यों फंसा रहे हो? फूया गला फाड़कर चिल्लाए। उसका गला पहले ही जियांग युवान ने हॉस्पिटल में दबा दिया था, तो अब आवाज कर्कश और भर्रा गई थी। फूया की दादी भी पीछे पीछे नीचे आ रही थी। दौड़ते दौड़ते वो अपने डंडे से पुलिस की दोनों महिला सिपाहियों को पीटने लगी और चीखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी पोती को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो उसे। वो दोनों पुलिस वाली तो खुद मुश्किल से 20-22 साल की थी। बुजुर्ग की डंडे की मार से तड़प उठी और दर्द में अनजाने में ही फूया के हाथ छोड़ दिए।
दादी ने मौका देखते ही फूया को अपने पीछे खींच लिया और पुलिस पर गरजते हुए बोली, तुम लोगों में जरा भी इंसाफ है कि नहीं? बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं और मेरी मासूम सी पोती को पकड़ कर ले जा रहे हो। उसने आखिर किया क्या है? उनकी आंखों और चेहरे का गुस्सा देखकर लग रहा था कि अगले ही पल वो अपना डंडा पुलिस वालों के सिर पर दे मारेंगी। पुलिस की वो लड़की, जिसे बिना वजह डंडे पड़े थे, गुस्से से लाल हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, बुजुर्ग, किसी ने आपकी पोती पर इल्जाम लगाया है कि उसने दूसरों को गुनाह करने के लिए उकसाया है। हम उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और अगर आप हमारे काम में रोड़ा डालेंगी तो आपको भी सरकारी काम में रुकावट डालने के केस में साथ ले जाएंगे। ये सुनकर भी बुजुर्ग जरा नहीं डरी। वो और आगे बढ़ी, डंडा सीधा पुलिसवाली की तरफ तानकर दांत भींचते हुए बोली, मेरी बूढ़ी हड्डियों को डराने की कोशिश मत कर। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरी पोती को ले जाना है तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। उनके हर शब्द में अपनी पोती के लिए बेकाबू मोहब्बत और आग जैसा गुस्सा झलक रहा था। लेडी पुलिसवाली बेबस सी खड़ी थी, सामने ये बुजुर्ग औरत नाटक कर रही थी। केस सुलझाते वक्त पुलिस को सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसे ही बड़ों से होती है, जिन्हें कानून की समझ नहीं, बस अपनी ही बात सही लगती है, चाहे आप लाख समझा लो, सुनने का नाम नहीं लेते। पास खड़े उम्रदराज पुलिसवाले ने झुंझलाकर कहा, इससे बहस क्यों कर रही हो? सबको उठाओ और ले चलो। फिर उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, हमें मजबूर मत करो कि जबरदस्ती करनी पड़े। ये कहते ही उसने हाथ हिलाया और इशारा किया कि सबको पकड़कर ले चलो। ये देखकर बूढ़ी औरत थोड़ी घबरा गई। उसने मुड़कर देखा तो उसका छोटा बेटा और बहू एक तरफ खड़े तमाशा देख रहे थे। जाहिर था, मदद करने का उनका कोई इरादा नहीं था। तुम दोनों के दिल में जरा भी दया नहीं है। अपनी बूढ़ी माँ को यूं बेइज्जत होते देख रहे हो और तमाशा बना रहे हो, बूढ़ी औरत ने दोनों पर चिल्लाते हुए कहा। घर में वो हमेशा हुक्म चलाती थी, बहू से उसकी कभी नहीं बनी। अब बहू अगर उसे कुचलने नहीं आए तो वही बहुत था। बेटा पहले तो मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बहू की आंखों का इशारा देखकर वहीं रुक गया। जब बूढ़ी ने देखा कि बेटा भी उसकी मदद नहीं कर रहा और पुलिस की तरफ भी कोई नहीं देख रहा, तो उसने दोनों पर गालियों की बौछार कर दी। उसकी गालियां इतनी भद्दी थीं कि सुनने वाले भी चिढ़ जाएं। बेटा जो मदद करना चाहता था, माँ की गालियों से तंग आ गया। गुस्से में उसने मुंह फेर लिया और बहू का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में चला गया। सोचा, माँ को पुलिस ले जा रही है, जान को खतरा तो है नहीं, खाना पीना भी मिलेगा, फिर मुझे क्यों पड़े रहना है इसमें। जब बूढ़ी ने देखा कि बेटा सच में उसे छोड़कर चला गया, तो वो जमीन पर बैठ गई, अपनी जांघें पीट पीट कर तेज आवाज में रोने चिल्लाने लगी। पड़ोसी उसे ऐसे देखकर दंग रह गए। वैसे भी ये औरत अक्सर ऐसे ही झगड़े और गालियां करती थी। उसकी कर्कश आवाज रोज पूरे बिल्डिंग में गूंजती थी। अब पुलिस को और परवाह नहीं थी। उन्होंने उसे उठाया और गाड़ी में डाल दिया। ये सब देखकर फूया के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने सोचा, नानी की तरह नाटक करने से कुछ हासिल नहीं होगा। साफ मन हूँ, सच मेरे साथ है, पुलिस चाहे ले जाए, जांच के बाद वापस छोड़ ही देगी। ये सोचकर उसके दिल का डर कुछ कम हुआ। वो चुपचाप पुलिस के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। गाड़ी में बैठते ही उसकी नज़र दूर कोने में खड़ी जियांग युवान पर पड़ी, जो उसे घूर रही थी। फूया के मन में शक पक्का हो गया, आज की ये सारी मुसीबत उसी की वजह से है। उसे समझ आ गया कि पुलिस अचानक क्यों पहुंची। आज रात उसे जितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी, उसका गुस्सा उसके दिल में उबाल बनकर उठ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तक उसके पड़ोसी, जो उसे इज्जत से देखते थे, अब शक और नफरत भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उसकी सालों की बनाई हुई इमेज एक झटके में बर्बाद हो गई। और ये सब किसकी वजह से? जियांग युवान। फूया के दिल में नफरत की आग जल उठी। आज जो मैंने झेला, उसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर जोर से चिल्लाया, जियांग युवान, तूने ही मुझे फंसाया ना। उसकी आवाज में भरपूर दर्द और गुस्सा था, जैसे वो सच में बहुत बड़ा अन्याय झेल रही हो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे मुझसे क्या दुश्मनी है? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? हम दोस्त नहीं थे, फिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसके गले से निकली हर बात में दर्द था, गुस्सा था और एक बेबस इंसान की तड़प भी। फूया को मासूम बनने का जबरदस्त हुनर आता था। उसकी तानों भरी बात सुनकर सबने उसकी नजरों के साथ साथ जियांग युवान की तरफ देखा, जो एक तरफ खड़ी थी। फौरन सब लोग युवान पर ही बोलने लगे।
युवान के होठों पर हल्की सी हंसी आई। फूया अगर ताने कर सकती है तो वो भी पीछे हटने वाली नहीं थी। फूया, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम हमेशा क्यों हर बात का इल्जाम मेरे सिर मरती हो? क्या हम दोस्त नहीं हैं? युवान ने उसकी ही बात उसी पर पलट दी। उसकी बात सुनकर फूया का चेहरा एक पल को जम सा गया, जैसे जबरदस्ती कुछ निगल लिया हो और वो गले में अटक गया हो। युवान ने बिना रुके आगे कहा, मुझे पता है तुम्हारा और मेजू का झगड़ा है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं और मेजू साथ हों। तुम ही हो जिसने मोहल्ले में हमारे बारे में अफवाहें फैलाईं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भड़काया कि वो मेजू को नुकसान पहुँचाए। मेरी बात गलत है तो बताओ। पुलिस ने तुम्हारी माँ से पूछताछ की, मेजू आज भी हॉस्पिटल में है, फिर भी हमने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। आखिर दोस्त हैं हम, तुम्हें कैसे दोष देते? युवान ने जानबूझकर फूया का ही अंदाज अपनाया था। यही वजह थी कि फूया के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान थे। ये क्या हो रहा है? क्या मोहल्ले में जो भी गॉसिप चल रही थी वो सब फूया के ही फैलाए हुए थे? युवान ने हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी और सबके चेहरों पर नजर दौड़ाते हुए आखिर में फूया पर अपनी नजरें टिकाईं। और हाँ, मुझे पता है कि पुलिस वाले आज मेजू के लिए नहीं आए। वो तो तुम्हारे किसी को उकसाकर मेरी इज्जत लुटवाने की वजह से आए हैं। जैसे ही युवान ने ये कहा, सबके चेहरे और ज्यादा सख्त हो गए। ये तो हद हो गई। इतनी छोटी उम्र में फूया के मन में इतनी गंदी सोच। वो तो बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसी वो हमेशा बनकर दिखाती थी। फूया की पलकें तेजी से फड़फड़ाईं। सबके ताने भरे इशारों से उसका दिल घबराने लगा। ये क्या हो गया? युवान को ये सब कैसे पता चला? क्या लियू तियानमिंग ने उसे बता दिया? उसका दिल धड़क धड़क कर जैसे बाहर आ जाएगा। उसकी नजरें पुलिस की कार में बैठे अफसरों के चेहरों पर घूमी। युवान सच कह रही है। क्या सच में पुलिस इसी मामले के लिए आई है? फूया के दिमाग में भाग दौड़ शुरू हो गई। नहीं, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, इस चक्कर में जेल नहीं जा सकती। पास खड़ी पुलिसवाली ने उसका चेहरा देखा और ठंडी सांस छोड़ी। एक औरत होने के नाते वो अच्छी तरह जानती थी कि किसी लड़की की इज्जत ही उसका सब कुछ होती है। लेकिन ये लड़की, इतनी नफरत, इतनी गंदी सोच, किसी की मासूमियत छीनने की कोशिश, वही घिनौना काम जो गंदे आदमी करते हैं। पुलिसवाली का मन घृणा से भर गया, लेकिन ड्यूटी पर रहते हुए वो अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं कर सकती थी। उसने खुद को संभाला और ड्राइव कर रहे पुलिसवाले से बोली, झांकताओ चलो। झांकताओ ने हाँ कहकर गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस की गाड़ी वहां से निकल गई। युवान ने कार को दूर जाते देखा और गहरी सांस छोड़ी। पुलिस के जाते ही भीड़ वही खड़ी रही, सबके चेहरों पर अब भी हैरानी और चर्चा थी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी असली बातें सामने आनी बाकी थी। जियांग युवान ने पुलिस की गाड़ी को नजरों से ओझल होते देखा, फिर धीरे धीरे पलटकर घर की ओर चली। पीछे खड़े लोग उसकी तरफ देखते हुए आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे, अभी अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वो थका हुआ सा अपना शरीर घसीटती हुई सीढ़ियां उतरकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। नीचे वो शिवमेई बेचैनी से टहल रही थी। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। वो बार बार गली के उस छोर की ओर गर्दन उठाकर देख रही थी, मानो अपनी बेटी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही उसने दूर से युवान को आते देखा, वो फौरन भागती हुई उसके पास पहुंची और हल्के से नाराज लहजे में बोली, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी रात को बाहर? लड़की होकर रात में अकेली घूमना ठीक नहीं है। स्कूल खत्म होते ही सीधा घर आना चाहिए। फिर उसने बेटी के कपड़ों को देखा। देखो तो, ये कैसा हाल बना लिया है। जल्दी जाकर कपड़े बदलो, नहा लो। वो लगातार बोलती रही, मगर उसने गौर किया कि युवान उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे रही। उसने सिर उठाकर बेटी की ओर देखा। युवान उसे देख रही थी, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो शिवमेई थोड़ी अचकचा गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? तबीयत ठीक है न? उसने झट से अपना हाथ बेटी के माथे पर रखने की कोशिश की। जियांग युवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम्हारी ये डांट डपट, ये चिंता बहुत समय से सुनी नहीं थी। आम दिनों में तो युवान को अपनी माँ की ये नागिन जैसी बातें सबसे ज्यादा खटकती थी। लेकिन आज उसके मन में अजीब सी कसक उठ रही थी, जैसे रो पड़ने का मन हो। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और धीमे से उसके कान में फुसफुसाए, माँ, आगे से हमेशा मेरे पीछे पीछे मत फिरा करो। मैं बड़ी हो गई हूँ।
तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। आज जो कुछ हुआ वो फिर से हो जाए तो शायद कोई भी उसे सह न पाए। उसकी माँ ने हमेशा उसे अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, हर वक्त उसके पीछे मंडराती रहती, जैसे डर हो कि कहीं बेटी उसकी नज़रों से ओझल न हो जाए। कभी कभी ये घुटन देती, युवान चिढ़ जाती, विरोध करती। माँ कहती जल्दी घर आओ तो वो जानबूझकर स्कूल में देर तक रुकती। माँ कहती कपड़े ज्यादा पहनो तो वो जिद में कम पहनती। जैसे माँ की हर बात के उलट करने से ही उसके दिल को राहत मिलती। लेकिन आज उसकी सोच बदल रही थी। वो शिवमयी ने बेटी की बात सुनी, सिर हिलाते हुए बोली, तुम मेरी बेटी हो, मैं कैसे परवाह न करूं। चाहे जितनी बड़ी हो जाओ, मेरी नज़रों में तुम हमेशा मेरी नन्ही सी गुड़िया ही रहोगी। युवान जानती थी, ये सोच रातों रात नहीं बदलेगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वक्त के साथ सब बदल जाएगा। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा नटखट बनाया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खिलाओ। माँ ने तुरंत कहा, अरे समय देखा है, रात के 9 बज चुके हैं। इस वक्त अगर तुम्हें भूख नहीं लगेगी तो और किसे लगेगी। कहते हुए वो भी मुस्कुरा दी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए युवान को अचानक होशियानचैन की याद आई। उसने पीछे मुड़कर माँ से पूछा, वैसे माँ, मैं इतनी जल्दी में निकली थी कि पूछ ही नहीं पाई, जिसने आपको अस्पताल पहुँचाया उसने बाइक का पैसा वैसा तो नहीं मांगा। उसने जल्दी में बस हाल बताया था, पैसे के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे लगा था वो लड़का ठीक ठाक इंसान है, यूं ही पैसे नहीं मांगेगा। वो शिवमयी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बेटी की तरफ देखते हुए पूछा, अरे तुमने उसे पहचाना ही नहीं। युवान के कदम थिठक गए। उसके दिमाग में अस्पताल का वो चेहरा फिर से तैर गया और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठी। जियांग युवान को जैसे ही याद आया, उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने हल्की कांपती आवाज में पूछा, वो हूँ यो है। अब सब समझ में आ रहा था क्यों उसे हल्का सा जाना पहचाना लगा, क्यों जब स्टील फैक्ट्री वाली कॉलोनी की बात हुई तो उसके चेहरे पर अलग सी चमक आई, क्यों उसका बर्ताव इतना अपनापन लिए हुए था। असल में वो यो ही था। बचपन में तो वो इतना दुबला पतला छोटा सा, जैसे कुपोषित बच्चा। हालांकि वो जियांग युवान से 2 साल बड़ा था, लेकिन उसके बगल में खड़ा होकर भी हमउम्र लगता था। उसका स्वभाव बहुत चुपचाप था, इसलिए मोहल्ले के बच्चे उसे अक्सर तंग करते। तब युवान और जेग मेजू ही उसे बचाते, उसके लिए लड़ते। वू शिवमयी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो उसे खाने पर बुलाया था, तेरे आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तू लेट हो गई तो वो चला गया। फिर दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आवाज़ लगाए, ओल्ड वान, युवान आ गई है, जो खाना गरम रखा है निकाल दो। अंदर से वान झीशन जल्दी जल्दी खाना परोसने लगे। वू शिवमयी फिर बोली, पहचान ही नहीं पाई मैं पहले, बचपन में कितना दुबला काला सा था और अब देख कितना लंबा चौड़ा हैंडसम हो गया है। बिल्कुल अलग इंसान लगता है। युवान ने हल्का सा सिर घुमाकर पूछा, मुझे याद है उसे उसके अंकल ने गोद लिया था ना। वो तो उनके साथ राजधानी चला गया था, फिर अब यहाँ कैसे। वू शिवमयी ने बताया। खाने पर ही उसने बताया कि उसे सियोजो यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली है, शायद अब यही रहेगा। उसने आह भरते हुए कहा, पता नहीं क्यों राजधानी छोड़कर यहाँ आ गया, वहाँ का भविष्य तो कहीं बेहतर होता। युवान ने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसने सोचा होगा उसकी अपनी वजह होगी, हमें क्यों टेंशन लेनी। अंदर जाते ही उसने देखा वान झीशन उसके लिए खाना निकाल रहे थे। वो तुरंत आगे बढ़ी और नर्म आवाज में बोली, पापा रहने दो, मैं खुद ले लूंगी। उसकी आवाज़ इतनी स्वाभाविक थी कि किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि अगले ही पल क्या होगा। अचानक छन टन की आवाज़ आई, कटोरा हाथ से गिरकर जमीन पर टूट गया। वान झीशन ने कांपते हुए सिर घुमाया, उसकी ओर ऐसे देखा मानो सामने खड़ी लड़की को पहचान ही नहीं पा रहे हों। वू शिवमयी भी हैरान, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। उसने अविश्वास में पूछा, युवान, तूने उसे क्या कहा। युवान ने उनकी हैरानी देख मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे पहचानते नहीं क्या। वान झीशन की आंखें दबा गईं। वो वू शिवमयी की ओर देखकर कांपती आवाज में बोला, शिवमयी, मैंने ठीक सुना ना अभी। उसके लहजे में सालों की तड़प, एक बाप के दिल का वो दर्द था जो अचानक अपनी बेटी के एक शब्द से भर आया हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वान झीशन इतना भावुक हो गया था, उसे सच में बहुत मान मिला था। पिछले कुछ सालों में जब से उसका और वू शिवमयी का रिश्ता हुआ था, जियांग युवान उसे कभी खास तवज्जो नहीं देती थी। शादी के शुरू में ही उसने युवान से कह दिया था,
मैं आखिर तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ, तुम्हें मुझे पापा कहने की जरूरत नहीं, जैसे मन हो वैसे बुलाना। इसी वजह से वो सालों तक उसे नाम से या कभी कभार वान अंकल कह देती थी। मूड ठीक न हो तो उसका नाम तक नहीं लेती थी। वान शीशन के दिल में कहीं न कहीं ये बात चुभती थी कि शायद वो सोचती है कि उसने उसके असली पिता की जगह ले ली। उसके अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए युवान को ही अपनी औलाद मानता था। पर कभी कभी जब वो उसके लिए जी जान से कुछ करता और बदले में एक मुस्कान तक नहीं मिलती तो दिल में कसक सी रह जाती। इसीलिए जब अचानक युवान ने उसे पापा कहा तो वो सन रह गया। वान शीशन के चेहरे पर खुशी और हैरानी का मिलाजुला भाव देखकर युवान के दिल में अजीब सी कसक उठी। वान शीशन भले सीधे साधे थे, पर उनकी माँ बेटी के लिए हमेशा दिल से अच्छा करते आए थे। उसने माना कि पहले वो उनके साथ वाकई थोड़ी रूखी रही थी। धीरे से बोली, मुझे पता है कि पहले मैं थोड़ी नादान थी, कई बार आपको दुख पहुंचाया। आज जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत सोचा, अब ऐसा नहीं करूंगी। क्या आप मुझे माफ करेंगे? क्या आप मुझे अपनी बेटी मानते रहेंगे? उसके ये बोल सुनकर वान शीशन का दिल भर आया। उसे अपने पिछले जन्म की वो कड़वी याद आई जब वान शीशन ने तड़पते हुए कहा था, तुझे पता भी है तेरी माँ मर गई, तेरी वजह से। इस एक वाक्य ने उसे सालों तक तोड़ा रखा। वो मान बैठी थी कि उसने अपनी माँ को मारा। आज उसकी मासूम आवाज सुनकर वान शीशन हड़बड़ाते हुए बोला, पगली, ये कैसी बातें कर रही हो? जब से तुम्हारी माँ से शादी की तुम हमेशा मेरी अपनी बेटी रही हो। पास खड़ी वो श्युमेई की आंखें नम हो गईं। उसका गला भर आया, आंखों से आंसू ढलक पड़े। युवान, तू सच में बड़ी हो गई है, वो श्युमेई बोली। इतना कहते ही उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। माँ के आंसुओं को देखकर युवान के दिल में भी दर्द उमड़ आया। धीरे से बोली, माँ, अब मुझे भी पापा का प्यार मिल रहा है। आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आप भी अपनी जिंदगी जियो, मुझे ही अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। इन कुछ लफ्जों में ही जैसे दिलों के बीच की सारी दूरी मिट गई। तीनों के मन का बोझ हल्का हो गया। घर का माहौल पहली बार इतने सालों बाद असली परिवार जैसा लगा। इसी बीच युवान के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आई तो सब हंस पड़े। वान शीशन ने जमीन पर टूटा कटोरा देखा, अपनी आंखें पोंछी और झुककर टुकड़े उठाने लगे। पहले ही टुकड़े समेट लूं, कहीं चुभ न जाए। वो श्युमेई जैसे ही खाने के लिए जाने लगी, युवान ने फौरन कहा, माँ, आप आराम करो, मैं खुद ले लूंगी। वो श्युमेई ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। पहले हाथ धो लो, मैं ही निकाल देती हूँ। युवान चुपचाप मुस्कुराकर हाथ धोने चली गई। जब वो खाने की मेज पर बैठी तो उसकी आंखों के सामने वही पुराना, यादों से भरा स्वाद था। उसने गहरी सांस ली। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। कितने साल बाद माँ का हाथ का खाना खा रही थी। उसने कटोरा उठाया और बड़े चाव से खाने लगी। वो श्युमेई उसे ऐसे भूखे प्यासे खाते देखती रही, दिल में ममता और खुशी उमड़ पड़ी। जियांग युवान की हालत देख किसी को भी तरस आ जाए। वो श्युमेई ने फटाफट टोका, अरे धीरे खा, कोई तेरे से छीने नहीं जा रहा। पर युवान को तो जैसे कुछ सुनाए ही नहीं दिया। वो तो बस बड़े बड़े कौर भरते हुए खाती रही। वो श्युमेई ने लाचार होकर सिर हिला दिया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखी आत्मा का पुनर्जन्म हो गया हो। पहला कटोरा खत्म हुआ तो युवान के पेट का तो जैसे अभी वार्म अप ही हुआ था। मन कर रहा था एक और भर ले। आमतौर पर तो आधा कटोरा भी मुश्किल से खाती थी, इसलिए वो श्युमेई ने बस एक कटोरा ही रखा था। आज उसकी ये भूख देखकर वो दंग रह गई। तू तो कभी इतना नहीं खाती थी, वो श्युमेई ने हैरानी से कहा। इतने दिनों की भूख के बाद युवान खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। वो श्युमेई ने प्यार से डांटा, बस मैंने तेरे लिए इतना ही रखा था। सब्जियां खा ले, वरना पेट गड़बड़ हो जाएगा। आधी रात हो रही है, अभी और खाएगी तो नींद भी नहीं आएगी। युवान ने सोचा, माँ सही कह रही है, खाना खाकर वैसे भी सीधे सोना है, ज्यादा खाया तो हजम नहीं होगा। वो मान गई। असल में वो बर्तन खुद धोने वाली थी, लेकिन वो श्युमेई ने उसे प्यार से कहा, तू जा नहा ले, मैं सब समेट लूंगी। इतने थकान भरे दिन के बाद युवान को ये सुनकर सुकून मिला। बिना हिचकिचाए वो अपने कमरे में चली गई, कपड़े निकालने और नहाने की तैयारी करने। कमरे की जानी पहचानी चीजों पर नजर पड़ी तो उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। कमरा छोटा था, बस एक बिस्तर और छोटा सा अलमारी, लेकिन कितना अपनापन था उसमें, कितनी गर्माहट थी। वो तो बिस्तर पर लौटकर थोड़ा सा चैन लेने वाली थी, लेकिन अपनी हालत देखकर ठिठक गई। कपड़े गंदगी से लथपथ, बदन से चिपके हुए, ऊपर से पसीने की गंध। उसने अपना मन मारा और कपड़े निकालने अलमारी की ओर बढ़ गई।
उनके घर का छोटा सा टॉयलेट बस एक आदमी के खड़े होने भर की जगह। गर्मियों में वहीं एक बड़ा सा टब रख देते थे नहाने के लिए। हालांकि टब में बैठकर नहाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बाहर की पब्लिक बात से तो लाख गुना बेहतर था। उसने गर्म पानी भर लिया था, टब में बैठने ही वाली थी कि अचानक एक ख्याल आया। स्पेस। वो सोचने लगी, अगर इस टब को अपने स्पेस में ले जा पाई तो कितना आराम से नहा सकती है। जैसे ही ये ख्याल आया, उसके सिर में हल्की चक्कर जैसी हुई और अगले ही पल वो बाथरूम से गायब। आंख खुली तो उसने खुद को स्पेस वाले कमरे में पाया और साथ में टब भी था। वो खुशी से झूम उठी, सच में ये तरीका काम कर गया। अब तो वो सोचने लगी, टब को यहीं छोड़ देगी और जब चाहेगी यहाँ आकर नहा लिया करेगी। कितना आसान हो जाएगा। और यहाँ का मौसम भी कितना आरामदायक था, बाहर जैसा नहीं कि नहाकर निकलो और फिर से पसीने से भीग जाओ। नहा लेने के बाद उसका पूरा शरीर हल्का हो गया। उसने टब का पानी स्पेस के छोटे से घर के बाहर उड़ेल दिया। वो जब कुएं के पास से गुजरी तो उसे अचानक उस कुएं के पानी का जादू याद आ गया। अस्पताल में भी मेजू ने कहा था कि वो होश में इसी पानी की वजह से आई थी। इसका मतलब कुएं का पानी सचमुच उतना ही चमत्कारी है जितना उसने सोचा था। उस पल उसके दिल में एक अजीब सी कृतज्ञता उमड़ आई, जैसे किस्मत उसे नया मौका देना चाह रही हो। ये सोचते हुए जियांग युवान का मन हुआ कि थोड़ा सा कुएं का पानी निकालकर वो शिवमेई और बाकी सबको पिला दे। असल में तो वो अपने स्पेस को फिर से स्टडी करने वाली थी, लेकिन तभी बाहर से वो शिवमेई की आवाज़ आई। वो टॉयलेट के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और उसका नाम पुकार रही थी। युवान तुरंत स्पेस से बाहर निकल आई। युवान, तुम ठीक तो हो ना? वो शिवमेई दरवाजे पर खड़ी अंदर की तरफ चिल्ला रही थी। अंदर इतनी देर से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही? वो जब टॉयलेट के पास से गुजरी थी तो उसने सुना कि अंदर नहाने की भी कोई आवाज़ नहीं है। उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं युवान बेहोश तो नहीं हो गई। चिंता में उसने तुरंत पूछा, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मम्मी अंदर आ जाएगी। युवान अब तक वापस टॉयलेट में आ चुकी थी। उसने फौरन कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ सोच रही थी इसलिए तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने नहा लिया है, अभी बाहर आती हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही वो शिवमेई ने राहत की सांस ली। अच्छा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से धो लो। मुझे बस डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो न गया हो। इतना कहकर वो चिंता छोड़कर वापस चली गई। युवान ने टॉयलेट साफ किया और फिर बाहर आई। बाहर के कमरे में वो शिवमेई और वान झिक्सिन टेबल पर बैठे धीमे धीमे बातें कर रहे थे। माहौल थोड़ा भारी सा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने युवान को देखा, वो शिवमेई ने तुरंत बातें बंद कर दी और वान झिक्सिन को आंखों से इशारा किया। फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, अरे ये देखो, मैंने शाम को ही ये तरबूज खरीदा है, बहुत मीठा है, आओ खाओ। युवान ने कहते हुए टेबल के पास आकर बैठ गई। उसने सीधा पूछा, अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वो शिवमेई और वान झिक्सिन ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराकर बात टाल दी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तुम तरबूज खाओ और फिर जल्दी सो जाओ। युवान को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तरबूज हाथ भी नहीं लगाया, बस माँ को गंभीर नजरों से देखने लगी। उसकी नजरें देखकर वो शिवमेई का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हारे अंकल वान से कह रही थी, अगर मुझे पकड़ लिया गया और जेल हो गई तो। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, युवान ने उसे रोक दिया। माँ, ऐसा मत सोचो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। इस जन्म में वो शिवमेई ने वो गलतियां नहीं की थीं जो उसने पिछली जिंदगी में की थी। वो और ज़ेग मेजू दोनों की गलती बस झगड़े की थी, जिसकी वजह से ये मामला सिविल केस है। ऐसे केस में आमतौर पर सिर्फ पब्लिक सिक्योरिटी द्वारा ही सज़ा मिलती है, जेल जैसी बात नहीं होती। आंटी होंग ने क्या कहा था कि चोट के टेस्ट का रिजल्ट आने का इंतज़ार करना होगा ना? मुझे नहीं लगता मेजू की चोट इतनी गंभीर है कि क्रिमिनल चार्ज लग जाए। युवान ने माँ को बहुत नरमी से दिलासा दिया। ज़ेग मेजू का नाम लेते ही उसका दिल फिर से भारी हो गया। वो और मेजू बचपन से दोस्त थीं, 10 साल से ज़्यादा का साथ, हमेशा एक दूसरे के करीब। लेकिन इतने सालों की दोस्ती भी फूहिया की चुगलियों और चालबाजियों को नहीं झेल पाई। युवान के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गईं कि मेजू की जिंदगी उसके सबसे अच्छे सालों में ही थम गई थी। माँ, मेजू मेरी दोस्त है, चाहे बाहर वाले लोग उसके बारे में गलत सोचते हों, लेकिन आपने उसे बचपन से देखा है। क्या आप नहीं जानती वो कैसी है? युवान ने धीरे और दर्द भरी आवाज में कहा।
जेग मेजू बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती में एक अलग सी शार्पनेस थी। कभी कभी ज्यादा सुंदर होना भी मुसीबत बन जाता है। लोग हमेशा तुम्हें अलग नजरों से देखते हैं। मेजू भी ऐसी ही थी, खूबसूरत, जिंदादिल, जोशीली और थोड़ी सी नाजुक सी घमंडी। उसे खेलना पढ़ना पसंद था, लेकिन पढ़ाई में औसत थी, कभी कभी तो थोड़ी कमजोर भी। लेकिन वो जैसी भी थी, वो दिल की साफ थी। और युवान के लिए वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसके दिल का टुकड़ा थी। कुछ बड़े लोग उसे देखकर यही सोचते थे कि ये लड़की बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगाती, इसलिए अपनी अपनी औलाद को उससे दूर रखते थे। पर उसकी असली दोस्त जियांग युवान जानती थी कि वो वैसी नहीं है जैसी लोग समझते हैं। वो भी दिल से पढ़ने की कोशिश करती थी, बस उससे हो नहीं पाता था। उसके अपने ही शब्दों में, शायद पढ़ाई का टैलेंट ही नहीं है मेरे अंदर। इस बात को सोचते ही वू शियुमेई के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिखने लगी। उसने भारी आवाज में कहा, अब सोचती हूँ तो अफसोस होता है, मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। जैसा युवान ने कहा, भले ही दुनिया मेजू को ना समझे, उसे तो अपनी दोस्त के बारे में पता होना चाहिए था कि वो सच में बुरी लड़की नहीं है। युवान ने भी झुंझलाते हुए कहा, और तुम्हारी भी गलती थी माँ। स्कूल के बाद सीधा घर क्यों नहीं आती? रोज अंधेरा होने तक बाहर रहती हो, घर आकर एक शब्द नहीं बोलती, बस खाना खाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती हो। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, न बताती हो कि बाहर क्या करती हो, मैं कैसे चिंता ना करूं। बोलते बोलते वो शियुमेई की आवाज भर्रा गई, जैसे रोने ही वाली हो। युवान की किशोरावस्था दूसरों से थोड़ी देर से आई थी। जब बाकी लोग उस दौर से निकल चुके थे, तब उसके अंदर ये बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। माँ की सख्त नज़रें उस पर हर वक्त रहती, जिससे वो कई बार घुटन महसूस करती। स्कूल में ही उसे थोड़ा चैन मिलता, इसलिए वो रोज देर तक स्कूल में ही रुकती। अब वो 12वीं में थी, पढ़ाई का दबाव पहले ही बहुत था, और ऊपर से उसका चुपचाप रहना और बढ़ गया था। जब माँ ने उस पर शक किया कि वो बाहर जेग मेजू के साथ गलत कामों में लगी है, तो उसने सफाई देने की भी जरूरत नहीं समझी और चुपचाप हाँ मान लिया। ये सब याद आते ही उसने हल्की सी सांस छोड़ी और वू शियुमेई की तरफ देखा। पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही था कि माँ बेटी कभी खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पाई। अगर वो अपने दिल की बातें कह पाते, तो वो दुखद हादसा कभी ना होता। माँ, आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, तुम्हें अपना दिल हल्का करना है, सब बताना है, ठीक है? युवान ने उसके कंधे पर सिर रख दिया और मासूमियत से कहा। उसकी ये बात सुनकर वू शियुमेई का दिल भर आया। उसने हैरान होकर वान झीशन की तरफ देखा। वान झीशन ने उसकी नज़र समझते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, मैं अभी तकिया लेकर आता हूँ, और ये कहकर कमरे की ओर चला गया। वू शियुमेई ने बेटी के सिर पर चेहरा रखकर गहरी सांस ली, उसके बालों को सहलाया। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून और संतोष की झलक थी। माँ बेटी के बीच की दूरी जैसे पल भर में मिट गई हो। वू शियुमेई को शायद पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बेटी उससे इतनी करीब है। थोड़ी देर में वान झीशन तकिया लेकर आया और मुस्कुराकर बोला, देर हो रही है, तुम दोनों जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर मेजू से मिलने भी जाना है। अभी थोड़ी देर पहले वो अस्पताल गया था, मेजू के घर वालों को खाना देने, मगर उन्होंने उसे अंदर तक नहीं जाने दिया और उसका खाना भी नहीं लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि सुबह उठकर उनके लिए नाश्ता लेकर जाएगा। ये सुनते ही वू शियुमेई ने फटाफट सीधा होकर कहा, हाँ, सही कह रहे हो युवान, अपने कमरे में जाओ, जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। हालांकि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, लेकिन 12वीं का दबाव इतना था कि उसकी क्लासेस पहले ही शुरू हो चुकी थी। उस पल माँ बेटी का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा करीब और प्यार भरा हो गया था। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग है न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।